आज दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कई दशक बीत चुके हैं। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें मिली गहरी चोटों के निशान आज भी ताजा हैं। बात पहले विश्व युद्ध से भी पहले की है, जब जापान का वर्चस्व बहुत से देशों में फैल चुका था। 1910 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जापान ने फिलीपींस, वियतनाम और अन्य कई देशों को भी अपने अधीन कर लिया। जापानी सैनिक जिन देशों में युद्ध जीत जाते, वहां नरसंहार मचाया करते। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की क्रूरता सिर्फ नरसंहार तक सीमित नहीं थी। जापानी सैनिक जो करते, उसके लिए नरसंहार बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि उसकी बर्बरता इतनी क्रूर होती कि उसके आगे मौत कई गुना बेहतर थी। ये बर्बरता महिलाओं के मामले में तो और भी ज्यादा भयावह होती, इतनी कि इसके बारे में यदि आज भी बात कर लें तो सिहर उठे। कैसी होती थी ये बर्बरता, क्यों करते थे जापानी सैनिक इस बर्बरता को, और कौन थी कंफर्ट वुमन जिनसे करीब 84 साल के बाद भी ना तो किसी ने माफी मांगी और ना मुआवजे का सोचा, फिर न्याय की बात तो भूल ही जाइए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दक्षिण कोरिया में कंफर्ट वुमन के मुद्दे पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चला आ रहा है। यह 8 जनवरी 1992 से चल रहा है। यहाँ की राजधानी सियोल में पूर्व जापानी दूतावास के सामने हर बुधवार को आयोजित होने वाले इन विरोध प्रदर्शनों में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जापानी सेना द्वारा यौन दास्ता में धकेली गई महिलाओं के लिए जापानी सरकार से माफी और मुआवजे की मांग चलती रहती है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जापानी सैनिकों की शारीरिक जरूरत, आम भाषा में कहें तो यौन जरूरत, इन्हें पूरा करने के लिए गुलाम देशों से फैक्ट्री में काम कराने के बहाने जबरदस्ती या फिर अपहरण करके लड़कियों को जापान लाया जाता। इन लड़कियों को सालों तक सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता। हर दिन सैकड़ों की संख्या में जापानी सैनिकों द्वारा उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता। इन लड़कियों को जहां रखा जाता, उसे कंफर्ट स्टेशन का नाम दिया गया और इन लड़कियों को कहा गया कंफर्ट वुमन। कंफर्ट यानी कि आराम और वुमन यानी कि महिला। इन महिलाओं से जो कंफर्ट लिया गया, उसे कंफर्ट तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसके लिए लड़कियों को इस आधार पर चुना जाता था कि वे पहले यौन तौर पर एक्टिव तो नहीं रही हैं, आम भाषा में कहें तो शारीरिक तौर पर कुंवारी हो। ऐसे में अधिकतर बच्चियां ही कंफर्ट स्टेशन पर लाई गई, जिनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल और कम से कम 12 या 13 साल तक थी। कंफर्ट स्टेशन के नाम पर एक बड़े से हॉल में कई लड़कियों को बंद रखा जाता। रोजाना एक एक लड़की से 30-30, 40-40 जापानी सैनिक अपनी वासनाओं को पूरा करते। हर मामले में उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाए जाते। आम भाषा में कहें तो बलात्कार किया जाता। कभी कभार सुरक्षित किया जाता और ज्यादातर असुरक्षित। उतने से मन नहीं भरता तो उन्हें सिगरेट से दागा जाता, तरह तरह की यातनाएं दी जाती। उन्हें जमीन पर निर्वस्त्र कर लिटाकर उनकी कोमल हथेलियों को अपने आर्मी शूज से कुचला जाता ताकि वे दर्द से चीखें। घंटों तक उन्हें बांध कर रखा जाता और भी ऐसी कई यातनाएं दी जाती जिन्हें मेरे लिए बताना मुश्किल है और आपके लिए सुनना। आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सब हो रहा था तो जान बचाकर भागी क्यों नहीं। दरअसल जापानियों के चंगुल में फंसी ये महिलाएं और बच्चियां जब जान बचाकर भागने की कोशिश करती तो उनके साथ बुरे से बुरे ढंग से यौन संबंध बनाए जाते। भागने की कोशिश करने वाली बच्चियों को सबक सिखाने के लिए हजारों दूसरी महिलाओं के सामने उन्हें नंगा कर बुरी तरह पीटा जाता। किलो वाले जूतों से रौंदा जाता, मुंह पर पेशाब की जाती। सबके सामने कई सारे जापानी सैनिक उनसे बारी बारी से संबंध बनाते। वे तड़पती, छटपटाती, लेकिन बेबसी इतनी कि कुछ और करती तो गोली मार दी जाती। जब इन जापानी सैनिकों को लगता कि यातनाओं में कोई कसर रह गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर इतने जोर से हमले किए जाते जिनमें या तो वे बेहोश हो जाती या फिर उनकी जान चली जाती। ये सब इसलिए किया जाता ताकि कोई और महिला भागने की कोशिश ना करे। जापान के कुकर्म सामने ना आ पाए, इसके चलते जापानी सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कई दस्तावेजों को जला दिया। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक साल 1932 से लेकर साल 1945 तक जापान ने बड़े अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ी सेक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 1910 से 1945 तक लगभग 2 लाख से अधिक औरतों का बलात्कार जापानी सैनिकों ने किया था। ये सिर्फ आंकड़े हैं, असलियत इससे भी कई गुना ज्यादा बुरी हो सकती है। कंफर्ट वुमन यानी कि आराम या राहत देने वाली महिला।
युद्ध के दौरान जापानी सैनिक अपनी क्रूरता पर उतर आए। कुछ लड़कियों ने जब रेप का विरोध करना शुरू किया तब जापान ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। रेप से डरी, सहमी और चीखती हुई लड़कियों का विरोध करने पर गैंगरेप होने लगा। यह इसलिए किया जाने लगा ताकि इस डरावने मंजर से बाकी लड़कियों को सबक मिल सके। लेकिन उनकी क्रूरता यहाँ भी नहीं रुकी। अगर कोई लड़की यौन रोग जैसे कि HIV या STD से ग्रस्त हो जाती तो उसे या तो जला दिया जाता या बंदूक के कोने से मारकर उसकी जान ले ली जाती, क्योंकि सैनिक बंदूक की गोली इन पर खर्च करने को नुकसान समझते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो जाएं, इसके लिए हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता, इंजेक्शन नंबर 606, जो इन लड़कियों को दिया जाता था। इस इंजेक्शन के कारण थोड़े दिन में इस जहरीले केमिकल से शरीर में जाने वाले ढेरों साइड इफेक्ट होने लगे, जैसे वजाइनल ब्लीडिंग, पेट में लगातार दर्द, वजन कम या ज्यादा होना, उल्टियां आना और प्रेग्नेंट होने में कई परेशानियों का सामना करना। कुछ महिलाएं इसी इंजेक्शन नंबर 606 के चलते मारी भी गई। युद्ध खत्म होने के बाद भी यौन गुलाम सालों तक सामान्य जिंदगी नहीं जी सके। जापानी सैनिकों से छूटने के बाद जब अमेरिका ने कोरिया और जापान के इलाकों पर कब्जा किया, तब कई अमेरिकी सैनिकों ने भी उनके साथ यही दरिंदगी आगे जारी रखी। जापानियों ने बहुत सी लड़कियों को जीवन भर के लिए विकलांग कर दिया। किसी की आंखें फोड़ दी तो किसी के हाथ पैर काट दिए, किसी की जीभ काट दी, किसी के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। बहुत सी लड़कियां कई अन्य बीमारियों से जूझती रहीं और इसी के चलते उनकी मौत भी हो गई। कोरियाई महिला ह्वान सो गिन की टेस्टिमनी ने UN में शामिल लोगों को रुला दिया था। उन्होंने बताया कि मैं 17 साल की थी जब कुछ सैनिक घर आए और ट्रक में बिठाकर दूर ले गए। ट्रक में मेरी उम्र की और भी लड़कियां थीं। लंबे सफर के बाद हमें एक नदी के पास बनी सुनी फैक्ट्री में छोड़ दिया गया। हर लड़की को एक छोटे से कमरे में रखा गया और हर कमरे का नंबर अलग था। कई घंटों के बाद एक सैनिक मेरे कमरे में आया, मेरा रेप किया, मारपीट की और चला गया। कमरे के बाहर बहुत से सैनिक थे। वे बारी बारी से अंदर आते, रेप करते और मुझे अगले सैनिक के हवाले कर देते। उस एक रात में कितने लोग कमरे के अंदर आए मुझे ठीक से याद भी नहीं है। विरोध करने पर गैंगरेप हुआ, फिर कपड़े उतार कर बर्फीली नदी में फेंक दिया जाता। बच जाती तो दोबारा रेप किया जाता, मर जाती तो जापानी सैनिकों से तो बच जाती लेकिन जिंदगी से हार जाती। फिलहाल इन सब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। दक्षिण कोरिया में 8 जनवरी 1992 से चले आ रहे इस प्रोटेस्ट को आज की तारीख यानी कि 30 जून 2025 तक 33 साल 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। यह दुनिया का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल थीम प्रोटेस्ट है। इस हफ्ते 25 जून को संपन्न हुई बुधवार की रैली में 1990 बुधवार पूरे हो चुके थे। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोग जापान सरकार से औपचारिक माफी और कानूनी मुआवजे की मांग दोहराते रहते हैं। इस बार भी प्रदर्शन में बुजुर्ग कंफर्ट वुमन को देखा गया। अब कुछ ही कंफर्ट वुमन जिंदा हैं जिनकी उम्र 90 के पार है और साधारण नागरिक और विद्यार्थी समुदाय भी लगातार साथ दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह की कोई खास घटना जैसे हिंसा, पुलिस हस्तक्षेप या विवाद नहीं हुआ। इसका मतलब यह एक नियमित लेकिन जरूरी शांतिपूर्ण विरोध रहा है। कब तक होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कोई माफी मांग ले, हो सकता है कि इन्हें मुआवजा भी मिल जाए, पर न्याय वो तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि किसी युद्ध के जख्मों का न्याय कभी होता ही नहीं। हमारा यह सेगमेंट आपके लिए लिखा था हमारे साथी जानसी ने, कैमरे के पीछे इमरान और मैं हूँ सिद्धार्थ। ऐसे ही और किस्सों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.